बजट 2023 बहुत लंबा था, पूरा देखा। इस वीडियो में हम कवर करेंगे केवल वो बातें जो एक एम्प्लॉय के लिए, स्टूडेंट के लिए, एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप फाउंडर के लिए या फिर वर्किंग प्रोफेशनल के लिए काम की है इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। मेरा नाम है जागरूक आरजे, आप देख रहे हैं लेबल एडवाइजर। चलते हैं उस नॉस्टैल्जिक इंट्रो की तरफ। A national governance, data governance policy, I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs. This will enable access to anonymized data. With income up to 7 lakhs, will not have to pay any tax. I propose to change the tax structure in this regime. सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टार्टअप फाउंडर्स की, एंटरप्रेन्योर्स की, स्मॉल बिजनेस ओनर्स की, उनको इस बजट में क्या मिला। सबसे पहला अनाउंसमेंट था एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड बनाने के लिए। तो इस देश में बहुत सारे स्टार्टअप सेक्टर्स को काफी बूम मिल गया है, जैसे फिनटेक हो गया या फिर डिलीवरी हो गई, लेकिन एग्रीटेक अभी काफी पीछे है। ये फंड उन्हें हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे। तो वैसे भी इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में ग्रेजुअली ऊपर बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट ने बताया कि 2014 के बाद कुल मिलाकर 39,000 ऐसी कंप्लायंसेज है जो अलग अलग स्टेट में हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है, सेंट्रल लेवल पे हो सकती है, जिनको अब हटा दिया गया है। इनफैक्ट 3400 लीगल प्रोविजंस जो पहले क्रिमिनल कैटेगरी में आए थे उनको भी डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। इस बजट में गवर्नमेंट ने यह भी बोला है कि वो आने वाले समय में जन विश्वास बिल लेकर आएगी। तो ये जन विश्वास बिल क्या है? पहले समय में हर चीज पर इंस्पेक्टर राज होता था, मतलब आपने अपने फैक्ट्री की वाइट वॉश करी है कि नहीं, बॉयलर का ध्यान रखा है कि नहीं, हर चीज में इंस्पेक्टर आकर चेक करता था। इसलिए बहुत सारी कंप्लायंसेस होती थी। धीरे धीरे वो कंप्लायंसेस कम हो गई और जो आपने अपने पोर्टल पर अपलोड किया उसे गवर्नमेंट 90-95% तक सच मान के एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है, आपने जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरा है, आपने जो कंप्लायंस की वो सही है। इसी को और आगे बढ़ाते हुए जो 90-95% हुआ उसको 99% या 100% तक ले जाना गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है, तभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। इसीलिए जन विश्वास बिल उस दिशा में और कदम है जिससे 42 पुराने लॉस को हटाकर ये एक पर्टिकुलर एक्ट लेकर आने का गवर्नमेंट प्लान कर रही है। नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी, जो हमारी गवर्नमेंट है बहुत तरह से, बहुत सारी एजेंसी से बहुत सारा डेटा कलेक्ट करती है और आज आपको पता है डेटा इज गोल्ड। तो गवर्नमेंट ने इस बजट में एक हिंट दिया है कि वो अनोनिमाइज्ड डेटा, यानी ऐसे डेटा जिसमें पता नहीं चलेगा किसका है, एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा, लेकिन ओवरऑल एक ब्रॉड पिक्चर पता चल जाएगी। वो डेटा ना सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ, गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ, बल्कि प्राइवेट सेक्टर के साथ भी शेयर करेगी, जिनसे वो डेटा ड्रिवन इंटेलिजेंट डिसीजंस ले पाएंगे। कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर, अभी की सिचुएशन ये है कि आप अलग अलग पोर्टल पर जाएंगे गवर्नमेंट के, फॉर एग्जांपल आप पीएफ की वेबसाइट पर जाएंगे या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वेबसाइट पर जाएंगे या स्टेट के शॉप एक्ट पर जाएंगे, अलग अलग जगह पर अलग अलग आइडेंटिफायर है। कई जगह ईमेल इज आइडेंटिफायर, कई जगह आधार कार्ड ऑफ बिजनेस ओनर मांगा जाता है, कभी सिन मांगा जाता है। गवर्नमेंट ने ये बोला है कि सारे बिजनेस के पास एक चीज जरूर होती है, वो है पैन कार्ड। तो अब पैन कार्ड को कॉमन आइडेंटिफायर बनाया जाएगा। जैसे एज अ इंडिविजुअल आधार हमारा हर जगह मैंडेटरी हो गया है, चाहे आप बैंक अकाउंट खोलने जाएं या आप पासपोर्ट बनाया जाए, आधार जरूर मांगा जाता है। उसी तरीके से बिजनेस रजिस्ट्रेशन में जितने भी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, जो भी काम है, वहां पर अब पैन को मैंडेटरी बनाया जाएगा और उससे लिंक्ड बाकी सारी चीजें होगी। यूनिफाइड फाइलिंग प्रोसेस, अगेन ये भी एक बहुत मेजर इश्यू है। मैं इतने साल से लेबर लॉस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, मेरे फैमिली रोज रजिस्ट्रेशन करती है। तो जब हमारे पास एक बिजनेस आता है उसका हमको इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, पीएफ की वेबसाइट पर भी, ईएसआई की वेबसाइट पर भी, स्टेट शॉप एक्ट पर भी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर भी, फैक्ट्री एक्ट पर भी, और हर एक जगह सॉर्ट ऑफ सिमिलर डेटा बार बार आपको फिल करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि एक यूनिफाइड पोर्टल बनाया जाएगा, जैसे IRDI का पोर्टल है जहां पर सारी इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर रहती है और 1 क्लिक में आप पोर्टिंग वगैरह कर सकते हो। सिमिलरली बिजनेसेस के लिए भी एक ऐसा पोर्टल होगा जहां पे बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहेगी एंड देन बिजनेस चूज टू डिसाइड कि वो डेटा उसको किसके लिए देना है। इसके लिए जो ऑप्शन आएगा वो है एंटिटी डिजी लॉकर। एंटिटी डिजी लॉकर मतलब जैसे आप अपने डिजी लॉकर में अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट सब कुछ स्टोर करके रख सकते हो एंड ऑनलाइन 1 क्लिक में आप उसे शेयर भी कर सकते हो। सिमिलरली एंटिटी डिजी लॉकर होगा जिसमें एंटिटीज यानी बिजनेस ओनर्स अपना सारे डॉक्यूमेंट्स रख पाएंगे ऑनलाइन। उनका सिन नंबर हो सकता है, उनकी पार्टनरशिप डीड हो सकती है, उनका पैन नंबर हो सकता है, जीएसटी नंबर हो सकता है। ये सारे डेटा वहां पर होंगे और उसे 1 क्लिक में ये लोग इधर उधर शेयर कर पाएंगे, विच इज अ वेरी वेलकम मूव। नेक्स्ट है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। तो ये कोई नया पॉइंट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट इसे
3 साल तक और एक्सटेंड कर रही है, ये इसमें क्लैरिटी हो गई है। इसमें बोला गया है कि नेक्स्ट ईयर में 47 लाख इंटर्न्स को इस प्रोग्राम का बेनिफिट मिलेगा। तो ये प्रोग्राम क्या है, जब भी कोई कंपनी इंटर्न हायर करती है तो उनकी एक सर्टेन स्ट्रेंथ तक जो 5 से 15% के बीच में होती है उतने वो इंटर्न्स हायर कर सकती है इन स्पेसिफाइड प्रोफेशंस। जैसे इंडस्ट्री ने कोई एक ट्रेनी हायर किया जो मशीन वर्क के लिए ट्रेन होना चाहता है एंड स्टफ, तो इनका जो स्टाइपेंड है उसका एक हिस्सा इनको सरकार से अंडर दिस स्कीम अप्रेंटिसशिप स्कीम मिलता है। तो इस स्कीम को और एक्सटेंड किया गया है नेक्स्ट 3 इयर्स एंड गवर्नमेंट टारगेट करेगी 47 लाख यूथ को इसका बेनिफिट मिले और अल्टीमेटली इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलता है और वो अल्टीमेटली यूथ तक ट्रांसफर होता है। इससे फायदा ये होता है कि मान लो अभी जो इंटर्न रखने के आपके 6,000 रुपए लग रहे थे, उसका एक पोर्शन गवर्नमेंट से आपके पास आएगा, तो आप और इंसेंटिवाइज रहोगे कि चलो अपन इंटर्न्स लेते हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट हैं या जस्ट फ्रेशर हैं उनको हम हायर करके ट्रेन भी करते हैं और होपफुली उनमें से अच्छे कैंडिडेट फ्यूचर में भी हमको मिल जाएंगे जिनको हम फुल टाइम भी हायर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के ऊपर। तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या है, जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं या फ्रीलांसर्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, उनकी तो बात ही नहीं करनी चाहिए, उनको तो सब पता ही है, या फिर आर्किटेक्ट्स हो गए या फिर IT कंसल्टेंट्स हो गए, उनकी जो इनकम होती है उस पर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लागू होता है। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो जो भी आपकी इनकम है पहले 50 लाख तक, उस पर आप 50% इनकम दिखाकर टैक्स फिल कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपने 40 लाख रुपए कमाया तो गवर्नमेंट ये मानती है अंडर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम कि आपका 20 लाख रुपए तक का खर्चा हो सकता है, आप 20 लाख या उससे ज्यादा कोई भी अमाउंट पर टैक्स दे देंगे तो गवर्नमेंट आपसे कोई पूछताछ नहीं करेगी। सिमिलरली बिजनेसेस के लिए जो लिमिट थी वो थी 6%। मतलब अगर आपने 2 करोड़ रुपए तक का धंधा किया है तो उसका 6%, 2 करोड़ का 6% होता है 12 लाख रुपए। आप 12 लाख रुपए अपना प्रॉफिट दिखाइए और उस पर टैक्स दे दीजिए। अब इस लिमिट को बढ़ाया गया है, 50 लाख को कर दिया गया है 75 लाख रुपए और 2 करोड़ को कर दिया है 3 करोड़ रुपए, विथ वन कंडीशन कि आपकी 95% रिसीट्स जो है वो आनी चाहिए ऑनलाइन पेमेंट्स के थ्रू, जो काफी सारे बिजनेसेस के लिए ट्रू भी है। जैसे हम एक यूट्यूबर हैं तो यूट्यूब का तो 100% रेवेन्यू ऑनलाइन ही आता है। तो हमारे जैसे लोग, IT में जो लोग हैं, इवन आजकल शॉप्स में भी कई बार, चूंकि UPI का इतना ज़्यादा पेनिट्रेशन है, बहुत हाई नंबर ऑनलाइन पेमेंट्स का हो सकता है इन वॉल्यूम, तो आप उसे चेक करते हुए इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर या फिर प्रोफेशनल। फिर स्टार्टअप्स के लिए टैक्स बेनिफिट की बात की गई है, बहुत लिमिटेड स्टार्टअप्स को मिलता है, तो क्विकली इसको समराइज करता हूं। जो स्टार्टअप्स हैं जिनमें शेयर होल्डिंग चेंज नहीं हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसका मिसयूज भी हो सकता है, इसमें शेयर होल्डिंग चेंज नहीं हो रही है, वो पहले 7 साल तक अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे, उसे बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। और जो स्टार्टअप को इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है उसका इनकॉर्पोरेशन डेट जो अभी खत्म हो रहा था मार्च में, उसे बढ़ाकर 1 साल अगले मार्च तक कर दिया गया है, यानी 2024 तक उसे बढ़ा दिया गया है। और लास्ट जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज। हम ऐसा होता है एज अ स्मॉल एंटरप्रेन्योर, MSME एंटरप्रेन्योर, हम अपना इनवॉइस रेस करते हैं किसी बड़ी कंपनी को और वो बड़ी कंपनी हमको बहुत दिनों तक रुलाती रहती है, पेमेंट नहीं करती है, जो भी टर्म्स है उसके हिसाब से। तो इसमें एक रूल लाया गया है। पहले क्या था, पहले भी अगर पेमेंट नहीं करती थी उन्हें रिटर्न में बताना पड़ता था कि हमारे कितने MSME जिनको हमने पेमेंट नहीं किया, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट कंप्लायंस नहीं थी। इसमें एक नया रूल लाया गया, उसमें बोला गया है कि अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं किया है उस MSME के इनवॉइस का, तो फिर आप उसे टैक्स डिडक्शन के लिए कंसीडर ही नहीं कर पाएंगे, मतलब उसे खर्चे में नहीं डाल पाएंगे। तो इससे बड़ी कंपनीज पर थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर है कि जो छोटे छोटे बिजनेस ओनर हैं, जो उनके वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनको टाइमली पेमेंट कर दें। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट, वो है टैक्स वाली। तो टैक्स में देखो, ओल्ड टैक्स रिजीम में कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है, सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव किया गया है, वो अपन समझते हैं। सबसे पहला बदलाव लाया गया है रिबेट में 87A के तहत। जो पहले लिमिट थी 5 लाख रुपए, उसे न्यू टैक्स रिजीम में बढ़ाकर कर दिया गया है 7 लाख रुपए। मतलब अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख रुपए से नीचे की है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। इनफैक्ट आपकी इनकम 7.5 लाख तक हो सकती है। ये पॉइंट है, थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी की कमी है क्योंकि स्पीच में कुछ अलग बोला गया है और जो नीचे अपेंडिक्स है उसमें कुछ अलग दिया गया है। लेकिन मेरे हिसाब से यही होगा कि अगर आप 7.5 लाख रुपए तक कमा रहे हो तो आपका एडिशनल 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलेगा और आपका कोई टैक्स नहीं बनेगा। सो ये पॉइंट नंबर 1। बट नोट दैट दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर न्यू टैक्स रिजीम। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हो तो वही 5 लाख रुपए तक का नो टैक्स वाला 87A की रिबेट है। ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई फायदा नहीं हुआ है। इनफैक्ट लास्ट ईयर का डेटा देखें तो सिर्फ 5% लोग थे जिन्होंने न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट किया था। प्रोबेबली इस नियम के बाद 10 से 15% लोग हो जाएंगे इस न्यू टैक्स रिजीम में, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा लोगों
को इसका फायदा नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम की। स्लैब भी चेंज की गई है। तो पहले जो न्यू टैक्स रिजीम की स्लैब थी वो ये वाली थी, अब इसे हल्का सा बढ़ाया गया है। मतलब 0 से 3 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं है, 3 से 6 लाख तक 5% टैक्स है, फिर 6 से लेके 9 लाख तक 10% टैक्स है एंड सो ऑन। 15 लाख से ऊपर वापस आपको 30% टैक्स देना होगा। अब आप बोलेंगे कि जब 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है तो ये टैक्स रिजीम में ये स्लैब में क्यों आ रहा है? तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो 87A की रिबेट है। मतलब आपका टैक्स बन रहा होगा लेकिन सरकार आपको उसे रिफंड कर दे रही है, आपसे ले नहीं रही। तो वो कैसे कैलकुलेशन है उसको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति कमा रहा है 7 लाख रुपए, तो उसका टैक्स कितना बनता है? 0 से 3 लाख तक न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से बनेगा 0 टैक्स, 3 लाख से लेकर 6 लाख तक 5% के हिसाब से बन जाएगा 15%, एंड 6 लाख से लेकर 7 लाख तक 1 लाख पर बनेगा 10% के हिसाब से 10,000 रुपए। यानी 15,000 प्लस 10,000 टोटल 25,000 रुपए है। ये 25,000 रुपए उसका 87A की रिबेट के तहत न्यू टैक्स रिजीम में हो जाएगा 0, मतलब उसी रिबेट मिल गई। लेकिन अगर उसने 7 लाख 1 रुपए कमा लिए ना, तो ये 25,000 पूरा उसको टैक्स देना होगा। तो समझ गए, ये टैक्स स्लैब रिलेवेंट है ओनली इन दोस केस जब आपकी टोटल इनकम ही 7 लाख के नीचे नीचे है, तब तक आपको इसके बारे में टेंशन नहीं लेनी है। और गवर्नमेंट ने अब ये भी बोल दिया है कि जो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको न्यू टैक्स रिजीम का। जो नए लोग हैं, पहली बार टैक्स भरने जा रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ माताफोड़ी नहीं की तो उनका बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स चला जाएगा और फिर आप उसे स्विच भी नहीं कर सकते हो। तो इंश्योर करिए कि आप अपने सीए को राइट कम्युनिकेशन देके रखें, या अगर आप खुद रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो प्रॉपरली चेक करके रखें कि कौन सी टैक्स रिजीम में आप टैक्स फाइल कर रहे हो, क्योंकि एक रिजीम से दूसरे रिजीम में स्विच करना उतना ईजी नहीं है। बट अगर आप पहली बार टैक्स फाइल कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट आपको न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट इन हो जाएगा। इस पर अपन वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे कि आपको ओल्ड टैक्स वर्सेस न्यू टैक्स किस में जाना चाहिए, वो अभी डिस्कस करते हैं कुछ देर में। अब बात करते हैं थोड़े अमीर लोगों की। तो अमीर लोगों में जिनकी इनकम 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है, उन पर पहले एक सरचार्ज लगता था। वो सरचार्ज होता था 37% ऑफ देयर जो भी टैक्स बन रहा है उनका, उस पर 37% टैक्स देना होता था। तो उनका जो इफेक्टिव टैक्स हो जाता था वो 42.7% चला जाता था, वर्ल्ड में अमंग्स द हाईएस्ट था। इसे थोड़ा सा रिलीफ दिया गया है। तो जो स्लैब इससे नीचे वाली थी 25%, उस पर अब रोक दिया गया है। अब 37 वाली अबॉलिश कर दी गई है। तो इफेक्टिव टैक्स अगर आप 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमा रहे हो तो 42.7 की जगह अब 39% देना होगा। अब थोड़े से पॉइंट्स जो सैलरीड एम्प्लॉय के लिए और हेल्पफुल हो सकते हैं, वो है लीव इनकैशमेंट। तो लीव इनकैशमेंट क्या होता है? जब आप रिटायर हो रहे होते हैं तब आपकी जितनी भी लीव पड़ी होती है उसका आपको पैसा मिल जाता है। कंपनी देती है कि भाई देख लो आपकी 100 दिन की लीव है, इसका ये लो पैसा पकड़ो, आज के आपकी सैलरी के हिसाब से हम आपको दे रहे हैं। तो लीव इनकैशमेंट की जो लिमिट थी जिस पर टैक्स नहीं लगता था फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, वो 3 लाख रुपए थी बहुत सालों से। इससे बढ़ाकर कर दिया गया 25 लाख रुपए। इसमें कैप ये है कि आपकी जो मंथली सैलरी है उसका 10 गुना तक लीव इनकैशमेंट हो सकता है, और 25 लाख विच एवर इज मिनिमम, उसके हिसाब से आपको बेनिफिट मिल जाएगा। इसके अलावा एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है सैलरीड एम्प्लॉय के लिए। अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं और आपका पैन नहीं है आपके, जैसे बहुत सारे लोग हैं, और आप पैसा निकालने जाते थे पीएफ से, अपना फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कराने जाते थे और 50,000 रुपये से ज़्यादा था आपके उसमें पैसा, तो 30% टीडीएस कट जाता था। अब उसमें थोड़ी सी राहत है, अब 20% ही कटेगा। एक और चीज़, अगर आप स्टूडेंट हो या ऑनलाइन गेम्स खेलते हो तो ध्यान रखो, ऑनलाइन गेम्स पर पहले ऐसा था कि 10,000 रुपये तक अगर आप कमा रहे होते थे तो उस पर कोई टीडीएस नहीं कटता था, 10,000 के ऊपर टीडीएस कटता था। तो कंपनीज क्या लूपहोल निकाली कि एक बार में एक गेम में अगर आप 10,000 रुपये कमा रहे हो, उससे ज़्यादा कमा रहे हो तो ही टीडीएस काट रही थी। 8,000 कमाया, अगले गेम में फिर 6,000 कमाया, दोनों मिला के 14,000 कमा लिया, लेकिन उस पर कोई टीडीएस नहीं काट रही थी। तो इसका सरकार की नज़र लग गई। सरकार ने अब ये बोला है कि 1 रुपया भी आपने कमाया है ऑनलाइन गेम्स में तो उस पर आपको टीडीएस कट के ही वो पैसा मिलेगा। और बाकी जो ऑनलाइन गेम्स नहीं है लेकिन से क्विजेज वगैरह हैं, यहाँ पे अगर आपने प्राइज मनी जीता है तो किसी भी पोर्टल से अगर आपने साल में 10,000 रुपये से ज़्यादा का प्राइज दिया है तो 11,000 रुपये होते ही आपके ऊपर पूरा टीडीएस कट जाएगा। लेकिन ऑनलाइन गेम्स में तो 1 रुपये में भी आपका टीडीएस अब आपको कट के ही मिलेगा। तो अब लास्ट में इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि भाई ओल्ड टैक्स वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहिए या नहीं। तो जो लोग बिल्कुल ही सेविंग्स में भरोसा नहीं करते हैं, नंबर 1 जिनकी कंपनी प्रोफेशनली रन नहीं है, मतलब उनकी कंपनी में उनको सिर्फ बेसिक सैलरी मिलती है, पता नहीं चलता कि स्प्लिट क्या है, तो उन लोगों को पहले मैं टैकल करता हूं कि जो बिल्कुल सेविंग में यकीन नहीं करते और जिनकी कंपनी से उनको बस सैलरी मिल जाती है। तो अगर आपको 50, 55, लगभग 60,000 के आसपास तक सैलरी मिल रही है ना, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप न्यू टैक्स रिजीम में बिंदास जा सकते हो, क्योंकि 7.5 लाख रुपए तक आप पे कोई टैक्स लगना नहीं है। 7 लाख रुपए तक तो रिबेट है और उसके ऊपर 50,000 रुपए का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन
अगर आपकी कंपनी ऐसी, आपकी सैलरी ज़्यादा है, आप 12, 15, 18, 20 लाख रुपए कमा रहे हो, उसके अंदर मान के चल रहा हूँ कुछ अलाउंसेज होंगे, जैसे उसमें होगा HRA, उसमें होगा LTA, उसमें होगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फलाना ढीम का, तो ये सब मिलके एग्जम्पशंस कहलाते हैं अंडर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10, और इसमें एक लिमिट तक सारे एग्जम्प्ट रहते हैं इन कैलकुलेशन ऑफ योर इनकम टैक्स। मतलब अगर आपको एक HRA मिला तो एक लिमिट तक आपका HRA टैक्स लिमिट में आएगा ही नहीं, उसको टैक्स के लिए कंसीडर ही नहीं किया जाता है। आपका जो LT है उसे टैक्स के लिए कंसीडर ही नहीं किया जाता है। तो ये सारे एग्जेम्पशन आपको न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिल रहे हैं। तो सब लोग जहाँ बात कर रहे हैं डिडक्शंस वाली कि यार ATC या फिर आपका मेडिकल, ये तो सारे खर्चे हो गए, हम ATC में नहीं लगा के हम तो स्टॉक्स में लगाएंगे जहाँ पे बेटर रिटर्न मिलेगा, हम ये टैक्स बचाने के चक्कर में जाना ही नहीं चाहते। कंप्लीटली फाइन, कंसीडर कर सकते हो आप उस ऑप्शन को, क्या इसलिए हम न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे हैं। लेकिन अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो जिसको ये सारे अलाउंसेस मिल रहे हैं, जैसे कि HRA, LTA, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जो सेक्शन 10 के अंडर एग्जम्प्ट हैं, तब डेफिनेटली आपको न्यू टैक्स रिजीम में नुकसान होना ही होना है। क्योंकि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है, लगभग सारी कंपनीज में ये जो अलाउंस वाला कंपोनेंट है ये 40-50, कई जगह तो उससे भी ज़्यादा होता है। वैसे सही नहीं है वो, लेकिन उससे भी ज़्यादा होता है, तो काफ़ी सारा टैक्स उससे बच जाता है। लेकिन ये न्यू टैक्स रजीम में जाने के बाद आपको ये एग्जम्पशंस एक भी नहीं मिलेंगे, डिडक्शंस तो डेफिनेटली नहीं मिलेंगे। अगर डिडक्शन की समरी देखें तो देखो 1.5 लाख रुपए मोटा मोटा लगभग सब लोग सेव कर सकते हैं, जो आप चाहे आपके PF के फॉर्म में हो जाता है, चाहे आपकी ELSS फॉर्म में हो जाता है। NPS वाला ऑप्शन है जो बहुत कम लोग एडिशनल लेते हैं, 50,000 रुपये एक्स्ट्रा, वो मुझे पता है बहुत ज़्यादा लोग लेते नहीं। तो 1.5 लाख को तो पक्का पकड़ो, प्लस मेडिक्लेम आप लेते ही लेते हो, तो मेडिक्लेम आपका कितना हो गया, 20-25 हज़ार रुपये आपका आपके पेरेंट का मिला के, या सिर्फ आप अकेला अपना भी ले रहे हो तो 10-1 हज़ार रुपये हो गया। तो 1,60,000 रुपये का आपको सीधा सीधा डिडक्शन मिल जाता है। और एग्जम्पशन जोड़ने के बाद तो ये नंबर बहुत बड़ा हो जाता है। तो जहाँ आप न्यू टैक्स रिजीम में से 10 लाख रुपए पे टैक्स पे कर रहे होगे और आपका से लगभग 1 लाख रुपए टैक्स बन रहा होगा, वहीं ओल्ड टैक्स रिजीम में आप ये सारे डिडक्शंस वगैरह एग्जम्पशन हटाने के बाद हो सकता है 5 लाख के भी नीचे आ जाए और आपका जीरो टैक्स बन जाए। तो ये आपको बहुत ही इंटेलिजेंटली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इस कैलकुलेशन को हम आसान बना रहे हैं हमारे टैक्स प्लानिंग कोर्स में, जो अनूप भाटिया सर ने पढ़ाया। बहुत ही वंडरफुल कोर्स है और मुझे लगता है देश के हर सैलरीड एम्प्लॉय को ना ये कोर्स देना चाहिए। कोई एक्सपेंसिव कोर्स नहीं है, उससे भी कम है जितना आप 1 साल में अपने CA को देंगे, लेकिन ये आपकी लाइफ टाइम पैसे बचाने में काम आएगा। CA के पास गए, आपने उसको बोला कि यार ये 1,000-1,500 रुपये ले ले, अब मेरा टैक्स बचा ले। पहले भी तो बोलेगा भाई साहब ऑलरेडी सितंबर में आए आप मेरे पास, टैक्स बचाना होता तो मार्च से पहले पहले आपको सारी चीज़ें करनी थी। मैं अभी सिर्फ इतना काम कर सकता हूँ कि आपका है ना टैक्स रिटर्न फाइल कर देता हूँ, बचाने का काम हो नहीं पाएगा। तो टैक्स बचाना तो या प्लान करना तो आपको एज अ सैलरीड एम्प्लॉय खुद करना पड़ेगा, और इसमें कुछ गलत नहीं है। सरकार ने जो ऑप्शंस दिए हैं, जो एग्जम्पशंस दिए हैं, जो डिडक्शंस दिए हैं, जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस दिए हैं, अगर आप उनको यूज़ करके थोड़ा सा टैक्स बचा रहे हो तो हम कोई चोरी थोड़ी ना कर रहे हैं, सरकार ने ऑप्शन दिए। तो उसके बारे में आपको पूरी प्लानिंग, पूरी नॉलेज होनी चाहिए, जो आपको इस कोर्स में मिलेगी। बिल्कुल ऐसा समझा है, वो है खुद CA, लेकिन उन्होंने पढ़ाया ऐसा है कि हर कोई व्यक्ति, चाहे साइंस बैकग्राउंड से, आर्ट बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, सबको समझ आएगा। तो डू चेकआउट दैट पर्टिकुलर कोर्स, उसका मैं लिंक आपको पिन कमेंट में दे रहा हूँ। यूज़ कोड जागरूक RJ फॉर स्पेशल डिस्काउंट। अगर बजट रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ है जो मैंने कवर नहीं करी या कुछ और आपके क्वेश्चन है तो भी आप कमेंट में बता सकते हो। और एक और लास्ट आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत सारे लोग ऐसे ही वीडियो देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, सी यू।